नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। टोक्यो पैरालंपिक में मनीष नरवाल ने शूटिंग में गोल्ड जीता है। P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SS में फाइनल में मनीष ने 218.2 स्कोर कर पहला स्थान हासिल किया। पैरालंपिक शूटिंग में गोल्ड मेडल विजेता मनीष नरवाल के परिवार में जश्न का माहौल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोल्ड मेडल जीतने पर मनीष नरवाल को ट्वीट कर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने लिखा कि युवा मनीष नरवाल ने पैरालंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीष नरवाल को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि टोक्यो पैरालंपिक में बेहतर प्रदर्शन करके पूरे विश्व का नाम रोशन किया। टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाज सिंहराज सिंह अडाना ने सिल्वर मेडल जीता है। सिंहराज मिश्रित ने 50 मीटर पिस्टल SH1 में 216.7 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर पदक विजेता सिंहराज अडाना को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिल्वर मेडल विजेता सिंहराज अडाना को बधाई दी। उन्होंने लिखा है कि बेहतरीन प्रदर्शन किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ट्वीट कर गोल्ड मेडल विजेता मनीष और सिल्वर मेडल विजेता सिंहराज को बधाई दी। उन्होंने लिखा है कि इस शानदार जीत पर देश को गर्व है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट कर दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा है कि हरियाणा के 2 खिलाड़ियों ने एक साथ गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीतने वाले मनीष अग्रवाल को सरकार 6 करोड़ देगी और सिल्वर मेडल जीतने वाले सिंहराज को 4 करोड़ की इनामी राशि से सम्मानित किया जाएगा। पैरा बैडमिंटन प्लेयर सुहास एल एतिराज ने टोक्यो पैरालंपिक खेल में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पहुंचे। SL4 क्लास में नोएडा के जिला अधिकारी सुहास ने इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावाना को 31 मिनट में 21-9 और 21-15 से हराया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। मेंस सिंगल के SL3 क्लास सेमीफाइनल में प्रमोद ने जापानी खिलाड़ी फुजीहारा को 21-11, 21-16 से हराया। इस जीत के साथ ही फाइनल में जगह बनाने वाले प्रमोद भगत पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। पैरालंपिक खिलाड़ी सुमित आंचल का आज सम्मान समारोह होगा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी शामिल होंगे। सीएम और डिप्टी सीएम दोपहर करीब 3 बजे पहुंचेंगे। वहीं मुख्यमंत्री गांव में कई विकास परियोजनाओं की भी घोषणा करेंगे। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं। सीएम और डिप्टी सीएम की सुरक्षा में 15 सुरक्षा लगाई गई है। खेवड़ा गांव के डीएसपी भी मौजूद रहेंगे। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से टिकरी बॉर्डर को बंद किए गए 9 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। रास्ता बंद होने की वजह से बहादुरगढ़ के वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस रास्ते को खुलवाने के लिए बहादुरगढ़ के वासियों ने अब मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया। इतना ही नहीं, व्यवसायी अगले सप्ताह इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी एक PIL दाखिल करेंगे। भिवानी में बीजेपी जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता का धरना अब दूसरे दिन भी जारी है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा गांव रायपुर जटाना पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक किसान सुशील के परिजनों से मुलाकात की। मोगा में हुए किसानों पर लाठीचार्ज मामले में सुभाष बराला ने कहा है कि किसी भी तरह का टकराव नहीं की जाएगी, उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस नेताओं के करनाल घटना पर सवाल उठाए थे। अब पंजाब के मुख्यमंत्री को क्या संज्ञान देंगे कांग्रेस नेता। उन्होंने कहा कि किसने मुखौटा पहना है ये साफ पता चल रहा है। कांग्रेस के लोगों के झूठ आंकड़े पेश कर रही है।
पंजाब के मोगा में हुई घटना पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि किसानों पर देश भर में कहीं भी लाठीचार्ज होना सही नहीं है। लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी और हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी ने उनके किसान हितैषी होने के ढोंग को साबित किया। जेपी दलाल ने कहा है कि आज राहुल गांधी का ट्विटर बंद क्यों है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है कि लेकिन अपने प्रदेश में जो हुआ क्या उसको लेकर भी कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। प्रदेश में इनेलो का जनाधार बढ़ाने में जुटे पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला यमुनानगर अनाज मंडी में कार्यकर्ताओं से होंगे रूबरू। 12 सितंबर तक प्रदेश के सभी जिलों का करेंगे दौरा। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी नीतियां हैं, इसीलिए राजस्थान और पंजाब के किसान भी हरियाणा में आकर अपनी फसल बेचते हैं, आंकड़ों ने साबित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का भ्रमजाल फैला हुआ है। कांग्रेस सभी अमेरिकी और कभी यूरोप की खबर लगवा मुद्दा बनाती है, जबकि हरियाणा में बेरोजगारी भी कम और किसान खुश हैं। उन्होंने कहा कि हमने बिजली व्यवस्थाओं को भी सुधारा है और आगे भी मछली पालन और डेयरी फार्मिंग जैसी रोजगार की व्यवस्थाएं लेकर आ रहे हैं। फरीदाबाद में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के चेयरमैन बबीता फोगाट ने चेक वितरित किया। इस राशि का प्रयोग महिला अपने रोजगार स्थापित करने के लिए करेंगी। आंदोलन करने वाले किसानों को लेकर बबीता फोगाट ने कहा है कि वो कभी भी किसानों के खिलाफ नहीं रही है, ना ही उन्होंने अपने किसी बयान में किसानों की खिलाफत की। वे आज भी किसानों के बीच रहती हैं और खुद उनकी तिरंगा यात्रा में किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ शामिल हुए। वही करनाल प्राकरण में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आड़ में कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हैं। बहादुरगढ़ में बिजली नहीं होने पर टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान ने देर रात दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों ने करीब 2 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम किया। किसान करीब 5 घंटे की बिजली कट से परेशान होकर बिजली कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उन्हें किसी तरीका का आश्वासन नहीं मिला। नाराज आंदोलनकारी किसान बहादुरगढ़ बाईपास पर स्थित जाखोड़ा मेड और कसार मोड़ पर नेशनल हाईवे सड़क पर बैठे रहे। देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 42,000 से भी ज्यादा नए केस सामने, 340 मरीजों ने जान गंवाई, 36 से भी ज्यादा ठीक हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,342 नए केस सामने आए। एक दिन में 55 नए मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब भी एक्टिव केस 51,000 से पार। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 188 मरीजों ने दम तोड़ा है। केरल में अब भी 2 लाख से ज्यादा केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 39 नए केस सामने आए। एक दिन में 38 मरीजों ने रिकवर किया है। दिल्ली में अब भी 300 से भी ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 केस सामने आए। एक दिन में 2 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव केस 600 से ज्यादा। गुरुग्राम में कोरोना वायरस मलेरिया ने भी दस्तक दे दिया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। जिस एरिया में डेंगू और मलेरिया की संभावना ज्यादा जताई जा रही है, उन्हें लाखों में घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम चेकअप कर रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी तक डेंगू के 7 मामले और मलेरिया के 2 मामले हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। प्रदेश में अब 4ठी क्लास से लेकर 12वीं तक के क्लास खुल चुके हैं। बच्चे स्कूल भी पहुंचने लगे। शिक्षा मंत्री कल्पल गुर्जर का कहना है कि स्कूलों में अच्छी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जाता है, लेकिन इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हमने छूट भी दी है। अगर अभिभावक संतुष्ट है तो बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। फिलहाल हालात ठीक है। स्कूल में आने वाले बच्चों का टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी बखूबी पालन किया जा रहा है। ज्यादातर स्कूल खुल चुके हैं और ऐसे में जिन पेरेंट्स को चिंता सता रही है कि कहीं उनका बच्चा संक्रमण की चपेट में ना आ जाए, इसको लेकर भी अच्छी खबर है कि स्कूल में बच्चे डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे। किसी भी बच्चे की तबीयत खराब हुई तो उसका तुरंत कोरोना टेस्ट किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 24 डॉक्टर्स की टीम 12 टीमें बनाई गई है, जिनमें से नोडल ऑफिस भी नियुक्त किए गए हैं और नोडल अधिकारी स्कूल में औचक निरीक्षण करके बच्चों के साथ स्वास्थ्य पर भी निगरानी रखेंगे। ये कदम कोरोना संक्रमण को बढ़ाने से रोकने के लिए उठाया गया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अब सभी स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में सभी स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बल सुरक्षा कार्यक्रम से जुड़े डॉक्टर्स को जिले के अलग अलग क्षेत्र में नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया।
मेवात के किसानों द्वारा हाल ही में रोपी प्याज की फसल बारिश के कारण जमीन से उखड़ गई है, जिसके कारण किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। रोहतक पुलिस ने फर्जी सब इंस्पेक्टर अब बन नौकरी दिलवाने के नाम पर धर्म बहन से लाखों रुपए ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को 2 दिन पहले पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। सिविल लाइन थाना जांच अधिकारी ने बताया कि बख्ता खेड़ा गांव की रहने वाली निशा ने शिकायत दर्ज कराई थी। साल 2012 में कॉलेज में पढ़ने के दौरान निशा ने जान पहचान हुई थी। आरोपी सचिन से जान पहचान हुई थी और जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। अंबाला और करनाल के स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए भ्रम और लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा। विभाग को मिल रही शिकायत पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी कर व्यक्तियों को पकड़ने का कामयाबी हासिल की, जिसके बाद पकड़े गए लोगों से लगातार पूछताछ जारी है। मामले में एक महिला का डम्मी ग्राहक बनकर लिंग जांच के लिए विभाग की तरफ से भेजा गया और लिंग जांच करने वाले गिरोह के महिला की जांच कर गर्भ में बेटे होने की बात कही। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में 11 आरोपियों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है। 2 आरोपियों के लिए 2-2 लाख रुपए, तो वही रोहतक के एक युवक समेत 9 आरोपियों पर 50-50 लाख रुपए घोषित किए। पूरा मामला सिपाही भर्ती पेपर लीक का है, जहां पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। वही मामले में पुलिस ने अभी तक 32 लोगों को गिरफ्तार किया। रोहतक में 4 हत्याकांड मामले में पुलिस ने इस्तेमाल की गई पिस्टल को बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी अभिषेक की निशानदेही पर आईजी कार्यालय के पास नहर से पिस्टल को बरामद किया। 27 अगस्त को आरोपी ने अपने ही परिवार का खात्मा कर दिया था। आरोपी 5 दिन से पुलिस रिमांड पर है। लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। झज्जर जिला पुलिस के लिए चुनौती बने गांव असोदा के डबल मर्डर और बादली के लोहट निवासी रोहतक हत्याकांड का पर्दाफाश हो चुका है। इस मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने दोनों ही हत्यारों में शामिल अभिषेक उर्फ काला नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश के चलते किए गए इस डबल मर्डर के सभी आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने शीतला माता मंदिर के सामने दिन दहाड़े गोली मारी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मृतक फोन लेकर फरार हो गया। वहीं मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई। पलवल ठेकेदारों और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते करीब 200 करोड़ रुपए की अमृत जल योजना के तहत निर्माण कार्यों में लापरवाही को लेकर शहरवासियों का जीना मुहाल हो गया है और ऐसे में लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं। बल्लभगढ़ में गर्भवती महिला ने ऑटो में ही बच्चे को जन्म दिया है। सिविल अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही देखी जा सकती है। वही जीवन और मृत्यु का खेल को लेकर जब डॉक्टर से बात करने की कोशिश की गई तो वह अपने कार्यालय से नदारद दिखाई दिए। फतेहाबाद के मनी एक्सचेंज कार्यालय में हुई लूट मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को बहला फुसलाकर काबू में लिया है, जबकि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर फिर से निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है। राहुल ने कहा कि वे मित्रहीन व्यवसाय और रोजगार को बढ़ावा नहीं देते हैं, बल्कि जिनके पास नौकरी है उससे भी छीन लिया जाता है। कैथल के आरके पैलेस में इनेलो का कार्यकर्ता मिलना समारोह हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला मौजूद रहे। इसके अलावा ओपी चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि उन्हें खुशी है कि बॉर्डर पर 36 बिरादरी के लोग एक साथ बैठे हैं। ओपी चौटाला ने कहा है कि हमारी सरकार आती है तो मैं कुछ युवाओं को नहीं, हर युवाओं को नौकरी दूंगा। खेल नीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को जब चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जाएगी, हरियाणा से जितने भी खिलाड़ी मेडल लेकर आए हैं सम्मानित किया जाएगा। पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा के घर पहुंचे ओपी चौटाला। इनेलो में शामिल हो सकते हैं रामपाल माजरा। 25 सितंबर को देवीलाल जयंती पर जिंद में हो सकती है विधिवत रूप से वापसी। विधायक सुभाष सूद ने कहा है कि केंद्र सरकार आज गरीब को सीधा लाभ पहुंचा रही है। कोरोना काल में मात्र 8 महीने में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। पलवल से फरीदाबाद, नई दिल्ली, गाजियाबाद तक सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर।
इस सेक्शन में चलने वाली 10 शटल ट्रेनों के करीब 15,000 से ज़्यादा यात्रियों को लाभ मिलेगा। अभी शटल ट्रेनों में यात्रियों से एक्सप्रेसवे ट्रेनों का किराया वसूला जा रहा है। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। रेलवे का मानना है कि एमएसटी की सुविधा शुरू होने से विभाग को राजस्व का फायदा होगा। एमएसटी बनाने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके लिए टिकट काउंटर पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। फरीदाबाद में पिछले 3 दिन से हो रही बारिश में शहर का ड्रेनेज सिस्टम इस कदर फेल हो चुका है कि लोगों को सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। शहर के लोगों ने जगह जगह बैनर लगाकर जनप्रतिनिधियों पर तंज कसा है। शहर के कई चौराहों पर बैनर लगाए गए जिसमें लिखा गया है कि धन्यवाद लोकप्रिय सांसद और विधायक। बैनर पर लिखा गया है कि अब सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क बन गया है। नगर परिषद ने सिरसा में हाउस टैक्स अदा नहीं करने वाले पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पहले चरण में 50 डिफॉल्टर को नोटिस जारी किया गया। सरकार ने भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों पर 25% छूट की योजना शुरू कर रखी है। वही लोगों की नोटिस जारी किए गए। अगर वो अब भी नोटिस राशि का भुगतान नहीं करते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नगर परिषद की ओर से सभी प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजे जाएंगे ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उनका कितना पैसा टैक्स बकाया है। चरखी दादरी में झुंझुनू कला पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 135 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। भिवानी में अनाथ बच्चियों के साथ अन्याय का सनसनीखेज मामला सामने आया। न्याय की मांग को लेकर बच्चियां बाल आश्रम के गेट पर आश्रम में आई महिला से बच्चियों ने कहा है कि आश्रम की वार्डन उन्हें प्रताड़ित करती है, उन्हें झूठ केस में फंसाने की धमकी भी देती है, नई नई लड़कियों से झूठ बुलवाकर केस करवा देती है। 2 साल से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी शिकायत दी गई है लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में 8 सितंबर तक बारिश का लगातार जारी रहेगा। मौसम विज्ञान के अनुसार प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 8 सितंबर तक मौसम खराब होने की संभावना। तालिबान में आज नई अफगान सरकार का नेतृत्व अब्दुल गनी बरादर करेगा और इस बारे में घोषणा जल्दी की जाएगी।